अणुत विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंतर्गत आज के अध्ययन सत्र में तृतीय अध्याय आनुवंशिकी के अंतिम बिंदु पर चर्चा करूंगा आपके साथ। गत सत्र तक हमने अध्ययन किया, पिछले जितने भी वीडियो थे इस पाठ से संबंधित, जिनमें हमने इस पाठ को 3-4 टुकड़ों में बांटकर अध्ययन किया, उनका पर एक बार पुनः नज़र डालेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है वो है, सबसे पहले पाठ का ही नाम आनुवंशिकी क्या है। पुनः एक बार मैं रिवाइज करने का मतलब ये है मेरा, आपने वीडियो देखे हैं लेकिन उनको देखने के बाद पुनः उनका अभ्यास अगर नहीं किया है तो वो चीज़ें विस्मृति में चली जाती है, भूलने में चली जाती है। इसलिए पुनः उनको देखिए और उनको स्मृति में याद रखने के लिए पुनः उनको रिवीजन कीजिए। तो हमने पढ़ा आनुवंशिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्नताओं और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। उसके बाद आनुवंशिकी किसी के बाद था, इसे जेनेटिक्स कहते हैं, जीन शब्द की उत्पत्ति से ये जेनेटिक्स बना है। इसके बाद आया आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिक लक्षण क्या है, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर आया मेंडलवाद। आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले बताया मेंडल ने, ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताया, और इनके नाम पर इसका मेंडलवाद नाम पड़ा। मेंडल को अपने जीवन में सफलता नहीं मिली, जो चीज़ बताई उन्होंने उसका अभिलेख जरूर रखा लेकिन उनको उस समय नाम नहीं मिला। ये आपको मैंने पूर्व में बताया था। उन्होंने जो भी प्रयोग किए उनका सांख्यिकीय अभिलेख रखा, एक लक्षण की वंशागति का, एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, ये उनकी सफलता के कारण थे। और उन्होंने मटर को ही क्यों चुना? क्योंकि एक वर्षीय शाक है, एक बार में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, जन्नांग बड़े होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी बहुत सारे कारण थे जिन कारण उन्होंने मटर के पौधे को चुना। ये छोटे छोटे प्रश्न है उसमें। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? मेंडलवाद की पुनर्खोज किसने की? तो मेंडलवाद की पुनर्खोज 3 वैज्ञानिकों ने की, कार्ल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमैक और ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसकी पुनर्खोज पे सफलता के कारण मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद आपको मैंने 20 शब्दावली बताई थी, 20 परिभाषाएं थी। जीन किसे कहते हैं, युग्म विकल्पी, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, उसके बाद एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। उसके बाद आपके बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं थी जैसे संकर पूर्वज संकरण, पश्च संकरण, व्युत्क्रम संकरण, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, ये सब परिभाषाएं उसमें थी। आपको ये याद करनी है क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद आया मेंडल के नियम। अब मेंडल ने अपनी बातों को समझाने के लिए 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, 1 पीढ़ी में प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये प्रभाविता का नियम था, बहुत सरल सा था। दूसरा था पृथक्करण का नियम। 2 या जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण साथ रहते हुए दूसरे को संदूषित नहीं करता। तीसरा स्वतंत्र पीवन का नियम, 2 जोड़े विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण युग्म के निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो ये एक दूसरे को संदूषित, ये स्वतंत्र पीवन का नियम। तो तीनों नियम हमने पढ़े। अब आज उससे आगे आनुवंशिकता के नियमों का महत्व। महत्व क्या है? आनुवंशिकता के नियमों के 7 महत्व हैं आपके कोर्स में, पाठ्यक्रम में 7 महत्व है। सबसे पहला है कि हमारे जीवन में ये आनुवंशिकता किस प्रकार काम करती है, इसके बारे में मेंडल ने जो बताया उसका गौर कीजिएगा। पहले, सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारे सजीव जगत में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना सर्वाधिक महत्व है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने से अव्यक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वहां प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं आपको। किसी व्यक्ति के परिवार में, आप गौर कीजिएगा, कुछ व्यक्तियों के परिवारों में क्या होता है कि शुरुआत में किसी के चश्मा लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं वो चश्मा किसी के नहीं रहता है, संतान के। क्यों नहीं रहता है? कि वो जो जीन था नजर दोष के लिए, वो धीरे धीरे क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। घातक था या हानिकारक था, वो धीरे धीरे अप्रभावी हो गया और लास्ट में वो खत्म हो गया। तो वो अप्रभावी होने के कारण प्रभावशाली नहीं हो पाता। इसके अलावा कुछ पीढ़ियों में संतान, जैसे उनके 5 संतानें हुई, उनमें से एक संतान मंदबुद्धि है, तो दूसरी पीढ़ी में
एक और हो गई, तीसरी पीढ़ी में नहीं हुई, चौथी पीढ़ी में बिल्कुल नहीं हुई, पांचवी पीढ़ी में उनके बच्चों की IQ बहुत अच्छा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सजीवों में प्रभाविता का लक्षण महत्वपूर्ण है। जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो हानिकारक और घातक जीन को प्रकट नहीं होने देते। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में जितने भी लक्षण हैं, जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट हो रहे हैं, अप्रभावी लक्षण जो हानिकारक है वो क्या हो जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। और हानिकारक प्रकट होते हैं तो वो पीढ़ियों में गमन भी करते हैं। आप देख लीजिए, कुछ केस स्टडीज आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो हानिकारक जीन हैं उनके कारण मंदबुद्धि होना, शरीर की बनावट का फर्क होना, इसके अलावा चश्मा नज़र दोष का होना, और बहुत सारे कई रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक रोग हैं वो चलते हैं। तो प्रभावी लक्षण के कारण क्या होता है, कई बार ये प्रकट नहीं भी होते हैं। दूसरा है पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। जीन संकल्पना यानी जीन की हमने परिभाषा पढ़ी थी, प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक निर्धारित होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए एक कारक निर्धारित होता है जिसे जीन कहते हैं। पहले जब जीन नहीं खोजा गया था तो जीन खोजा तो गया था जिसे, लेकिन उसे क्या कहा गया था, कारक कहा गया था, उसे जीन नाम नहीं दिया था। जीन तो बाद में नाम दिया गया था। तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति के लिए एक कारक होता है जिसे जीन कहते हैं। तो पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। जीन संकल्पना के द्वारा हमने जाना कि किस लक्षण के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है। आंखों का भूरापन, नीलापन, चेहरे का बनावट, शरीर की और विभिन्न प्रकार के अंगों की बनावट, ये सब किसी जीन के कारण होती है। फिर आया पृथक्करण के नियमानुसार जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। कोई भी जीन, जैसे लंबापन है तो 2 युग्म विकल्पी हो गए, दोनों कैपिटल है, या बोनापन है दोनों। तो जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो 2 विपरीत लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, 2 विपरीत लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ये लंबेपन का, ये बोनेपन का, तो 2 विपरीत लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान लीजिए दोनों ऐसे हैं, अब जीन के 2 युग्म विकल्पी हो गए, एक लंबापन और एक बोनापन। तो ये लंबेपन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बोनेपन का। अब ये प्रभावी है इसलिए लंबापन प्रकट होगा, ये बोनापन अप्रभावी इसलिए बोनापन प्रकट नहीं होगा। तो पृथक्करण के नियमानुसार जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं जो 2 विपरीत लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद आया मेंडल के नियमों से संकर संतति के नए लक्षणों का ज्ञान होता है। अब मेंडल के नियमों के द्वारा संकर संतति 2 विभिन्न जातियों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो नए लक्षण की उत्पत्ति होती है और उसके द्वारा नए लक्षणों का ज्ञान होता है। जैसे गधे और घोड़े, इन दोनों का संकरण हुआ तो क्या बन गया, खच्चर। ठीक है, खच्चर पैदा हो गया। अब ये खच्चर से एक नए लक्षण पैदा हो गए कि ज्यादा भार ढो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ सकता है, सांस नहीं हाँफता है, यानी ताकत, इसकी स्टेमिना ज्यादा होती है। जबकि वजन ढोने का कार्य कौन कर सकता है, गधा कर सकता है ज्यादा। और पहाड़ी एरिया में चढ़ने की स्टेमिना की बात करें तो घोड़े की ज्यादा होती है। दोनों के लक्षण इस एक ही जीव में आ गए, 2 जीव नहीं चाहिए। इस प्रकार संकर संतति से नए लक्षण की उत्पत्ति का पता चलता है। फिर है 5वां, संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाना व उपयोगी लक्षणों को एक जाति में समावेश करना। यह वैज्ञानिक शोध का कार्य है। संकरण विधि से हम उपयोगी लक्षणों को एक जीव में डाल सकते हैं और अनुपयोगी लक्षणों को हटा सकते हैं। जैसे आपने एक गाय का नाम सुना होगा, जर्सी गाय बोलते हैं, वैसे उसका नाम होलिस्टीन है, होलिस्टीन। तो ये संकर गाय है। संकर गाय क्यों है, हमारी राठी गाय और विदेशी नस्ल के बैल के साथ संकरण से ये होलिस्टीन पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जैसे जर्सी गाय है, ये इसी चीज का संकरण का परिणाम है कि अनुपयोगी लक्षण हट गए, उपयोगी लक्षण एक जीव में आ गए और उससे ज्यादा दूध देने वाली, ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय पैदा हो गई। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जीव अनुपयोगी लक्षणों द्वारा हटाए जा सकते हैं, उपयोगी लक्षणों को एक जाति में लाए। अभी आपने कोरोना काल में एक चीज सुना होगा कि प्लाज्मा दिया जा रहा है, सुना होगा। इस रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्लाज्मा का डोनेट किया जा रहा है। क्यों? अच्छे गुणों से, अच्छे जीन युक्त प्लाज्मा से ऐसी सीरम बनाई जाए जिससे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए उस रोग के प्रति, उस जीवाणु के प्रति। तो वही बात इसमें है कि अनुपयोगी लक्षणों को हटाना व उपयोगी लक्षणों को एक जीव में स्थापित करना। उसके बाद 5वां, उच्च रोग प्रतिरोधक वाली किस्मों का विकास।
संकरण के द्वारा हम ऐसी संतति का विकास कर सकते हैं जिसमें उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च रोग प्रतिरोध यानी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी हो, इम्यून पावर अच्छी हो। जैसे मोस्टली सबसे पहले अप्लाई किया गया किस पे? पौधों पे। कुछ ऐसे पौधों किसमें विकसित की गई जो कम पानी में उग सकती है, अधिक पानी की आवश्यकता न हो, या सर्दी अधिक पड़े तो उन पे कोई प्रभाव नहीं, अधिक गर्मी पड़े तो उन पे प्रभाव नहीं, ज्यादा बारिश हो जाए तो उन पे प्रभाव नहीं हो। यानी ऐसी किस्मों का विकास किया गया जिनकी कीटों से उसका प्रभाव न हो, कीड़े उस पे न लगे। तो विभिन्न प्रकार की किस्मों का विकास किया गया। फिर आया 7वां सुजननिकी, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, सुजननिकी कहलाती है। इसकी परिभाषा है ये, बहुत सरल सी परिभाषा है, मानव जाति के सुधार का विज्ञान। इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है। अब मानव जाति के सुधार से क्या है? वही बात जो हमने यहां की है, भी अनुपयोगी लक्षणों को हटाना, उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, इसके अलावा घातक जीनों का हटाना। तो ये सारी चीजें सुजननिकी में समाहित है। देख लीजिए, हमने जो 7 पॉइंट पढ़े उनमें 6 पॉइंट इस अकेले में शामिल हो गए हैं। तो सुजननिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा, इसकी परिभाषा गौर से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, क्या कहलाती है? सुजननिकी। यह भी मेंडल के नियमों पर आधारित है। मेंडल के नियमों पर आधारित होगी तभी तो इन लक्षणों को समावेश करेगी। तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है, सुजननिकी कहलाती है। परीक्षा में आ सकता है, सुजननिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है। इस प्रकार हमने आज मेंडल के नियमों को पढ़ा। पुनः एक बार इस पे सरसरी नजर डालते हैं ताकि आपको पुनः एक बार इसका दोहरान हो जाए। सजीवों में प्रभाविता का लक्षण पाया जाना एक महत्वपूर्ण कारक है। मेंडल के नियमों का प्रथम महत्व है, प्रभाविता का लक्षण पाया जाना एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने से अभिव्यक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं अभिव्यक्त हो पाते? प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना। अब देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मतलब इस पूरी बात का ये आधार बिंदु है। इससे जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। फिर है 2 विप्रासी लक्षणों का नियंत्रण होता है। पृथक्करण के नियम से जीन के 2 युग्म विकल्प होते हैं। अब ये तो हमें कन्फर्म बात है कि जीन के 2 युग्म विकल्प होते हैं और 2 विप्रासी लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। चौथा, मेंडल के नियम से संकर संतति के नए लक्षणों का पता ज्ञान होता है। संकर संतति में कौन से नए लक्षण पैदा हुए हैं? आपने देखा होगा, पहले गुलाबी रंग का था, उससे आज विभिन्न प्रकार के गोल्डन भी हो रहे हैं, सफेद भी हो रहा है, काला भी हो रहा है, पीला भी हो रहा है, सब प्रकार के गुलाब आते हैं। तो ये क्या है? संकर संतति तो है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाना और उपयोगी लक्षणों का समावेश, ये 2 चीजें हैं। अनुपयोगी लक्षण हटाए गए, उपयोगी लक्षणों का समावेश। इसके बाद उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का विकास। और 7वां है सुजननिकी, मेंडल के नियमों पर आधारित है क्योंकि जो मानव जाति के सुधार से संबंधित है। इस प्रकार हमने अनुवांशिकी के अंतर्गत पूरी चीज़ों को जाना। अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिकता क्या है, जीन क्या है और मेंडल के नियम क्या है, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्ययन सत्र में नए अध्याय के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।